मैं हिबेट पॉलीटेक्निक कॉलेज से अनूप कुमार त्रिपाठी आप लोगों को मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है कि मटेरियल मैनेजमेंट इज़ द इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ परचेजिंग एंड allied activities so as to achieve the maximum coordination and optimum expenditure in the areas of materials। मटेरियल मैनेजमेंट जो है वो परचेजिंग और उससे सहायक एक्टिविटीज़ का जो है वो एक इंटीग्रेटेड फंक्शन है, जिससे कि हम एक ऑप्टिमम एक्सपेंडिचर खर्चा करते हैं और उससे एक ऑप्टिमम रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। डेफिनेशन: इट इज़ कंसर्न विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम देयर इनिशियल परचेज through internal operations to the service point through distribution। मटेरियल मैनेजमेंट में हम मटेरियल की प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं और उसका जो है वो कैसे मटेरियल कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है उसके बारे में मैनेज करते हैं कि फ्रॉम इनिशियल ऑपरेशंस टू सर्विस पॉइंट वो अच्छी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। मटेरियल मैनेजमेंट इज़ ए साइंटिफिक टेक्निक कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम देयर इनिशियल परचेज टू डेस्टिनेशन। पर्पज़ ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का पर्पज़ क्या है? टू गेन इकोनॉमी इन परचेजिंग, परचेजिंग में इकोनॉमी को बढ़ावा देना। टू सेटिस्फाई द डिमांड ड्यूरिंग पीरियड ऑफ रिप्लेनिशमेंट, मतलब कि कि जब हमारा जो पीरियड ऑफ रिप्लेनिशमेंट, जब पूर्तिकरण का समय है, तो डिमांड के समय जो है वो उसको जो है हम सेटिस्फाई करें। टू कैरी रिजर्व स्टॉक टू अवॉइड स्टॉक आउट, रिजर्व स्टॉक करें जिससे कि स्टॉक आउट जब हम हो जाए तो उसको जो है उस समय हमारे पास में मटेरियल रहे। टू स्टेबलाइज फ्लक्चुएशन इन कंजम्पशन में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो जब ज़्यादा होगा तो मटेरियल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, जब कम होगा तो मटेरियल रिक्वायरमेंट कम होगी। तो जो फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको भी देखते हुए हमें जो है वो मटेरियल को प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा, जिससे कि वो शॉर्टेज ना हो सके। टू प्रोवाइड रीजनेबल लेवल ऑफ क्लाइंट सर्विसेज, क्लाइंट सर्विस को देखते हुए हमें रीजनेबल लेवल में उसको प्रोवाइड करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट प्राइस में मटेरियल को परचेज करना। हाई टर्नओवर, लो प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज कास्ट, प्रोक्योरमेंट कास्ट कम करना, स्टोरेज कास्ट को भी कम करना। कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई जो है वो कंटिन्यूटी फेज में इसको बनाए रखना, मतलब कि बीच में उसको इंटरप्शन नहीं करना। कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करना। गुड सप्लाई रिलेशंस, सप्लायर के साथ अच्छी तरह से रिलेशन बनाए रखना। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, हमारे जो पर्सनल कोलीग्स हैं उनका जो है वो डेवलपमेंट करना। गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को जो है वो अच्छी तरह से बनाए रखना। बेसिक नीड ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट की बेसिक नीड क्या है? टू हैव एडिक्वेट मटेरियल्स ऑन हैंड व्हेन नीडेड, हमारे पास जो है वो प्रचुर मात्रा में मटेरियल होना चाहिए जब उसकी आवश्यकता हो।
टू पे द लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस, लोएस्ट पॉसिबल प्राइस पे करना, कंसिस्टेंट विद क्वालिटी एंड वैल्यू रिक्वायरमेंट फॉर परचेज मटेरियल, टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री मतलब जो हमारा जो सामान अनयूज्ड मटेरियल है, जो स्टॉक में रखा गया है, जो हमने ख़रीदा बट उसको हमने यूटिलाइज नहीं किया, उसको जो है हमारा जो उसमें इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसको मिनिमाइज करना। टू ऑपरेट इफ़िशियंटली, इफ़िशियंटली जो है हमें उसको ऑपरेट करना। प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल क्या होते हैं, सिद्धांत। इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड सुपरविजन, इफेक्टिव मैनेजमेंट करना और सुपरवाइज करना। इट डिपेंड्स ऑन मैनेजरियल फंक्शन ऑफ प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। बजट बनाना, रिपोर्ट करना मटेरियल के लिए, मटेरियल को कंट्रोल करना, प्लानिंग करना, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारी चीज़ें को जो है वो मैनेजरियल फंक्शंस जो हैं उस पर मटेरियल मैनेजमेंट डिपेंड करता है। साउंड परचेजिंग मेथड्स, परचेजिंग मेथड जो है वो अच्छी तरह से कार्य किया जाना चाहिए। स्किलफुल एंड हार्ड प्राइस निगोशिएशंस, मटेरियल की जब भी आप परचेज करें तो उसमें निगोशिएशन जो है वो अच्छा होना चाहिए जिससे हमें घाटा ना हो। इफ़ेक्टिव परचेज सिस्टम हमारा जो है वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए। शुड बी सिंपल, साधारण होना चाहिए। मस्ट नॉट इंक्रीज अदर कास्ट। सिंपल इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोग्राम। फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या है। मटेरियल प्लानिंग एंड बजटिंग, मटेरियल हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल एमआरपी रहता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू डिपार्टमेंट्स जब कोई हमें प्रोजेक्ट मिलता है तो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहते हैं वो हमें बताते हैं कि ये मटेरियल इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। उसके लिए हम जो है वो एमआरपी रन करते हैं। एमआरपी रन करने में जो मटेरियल स्टॉक में रहता है वो तो शो करता है कि मटेरियल स्टॉक में है, जो मटेरियल अनअवेलेबल है उसको दिखाता है कि वो अनअवेलेबल है। तो उसके लिए हमें मटेरियल को परचेज करना चाहिए। अदरवाइज जो मटेरियल स्टॉक में रहेगा वो अगर हम परचेज करेंगे तो इससे हमारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी और कास्ट भी बढ़ जाएगा। इसलिए मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। एंड बजटिंग, बजट को देखकर हमें जो है वो मटेरियल परचेज करना चाहिए। नेक्स्ट है परचेजिंग। मटेरियल परचेज करने की प्रक्रिया परचेजिंग कहलाती है। इन्वेंट्री कंट्रोल, हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कैसे करेंगे, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के थ्रू इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे। और जितना हमें रिक्वायरमेंट रहेगा उतने हमें जो है वो ABC एनालिसिस करके इन्वेंट्री को कंट्रोल किया जा सकता है। कॉस्ट रिडक्शन हमें करना चाहिए। वैल्यू एनालिसिस पर जोर देना चाहिए। रिसीविंग एंड इंस्पेक्शन, तो रिसीविंग मटेरियल को रिसीव करना और उसका इंस्पेक्शन करना। जो मटेरियल जब बाहर से लेकर आएंगे तो उसके बाद उसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो ये भी मटेरियल मैनेजमेंट का फंक्शन है। स्टॉकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद उसको मटेरियल जो इंस्पेक्ट हो गया, व्हेन वी फाइंड इट ओके देन उसके बाद में उसको जो है वो हमें स्टॉक करना और फिर जो है वो जिसको रिक्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हमारी प्रोक्योरमेंट साइकिल क्या होती है। रेव्यू सिलेक्शंस,
determine needed quantities, reconcile needs and funds, choose procurement method, select suppliers, specify contract terms, monitor order status, receipt and inspection। तो प्रोक्योरमेंट साइकिल में पहले हम क्या करते हैं कि एक ड्राफ्ट इंक्वायरी भेजते हैं। ड्राफ्ट इंक्वायरी के बाद में हमें कोटेशन मिलता है ड्राफ्ट इंक्वायरी में। फिर उसके बाद जो है वो ड्राफ्ट इंक्वायरी के बाद में हमें कोटेशन मिलता है। फिर कोटेशन के बाद हमें इंक्वायरी भेजते हैं। इंक्वायरी भेजने के बाद में टेक्नो कमर्शियल बिड ओपन करते हैं। जो बिड हमें प्राप्त होता है, टेक्नो कमर्शियल बिड ओपन होने के बाद में टेक्निकल बिड ओपन करते हैं और प्राइस बिड ओपन करते हैं। और टेक्निकल बिड में जो सूटेबल होता है उसे जो हम प्राइस बिड के लिए सूटेबल मानते हैं। तो इस तरह से हमें जो है वो सप्लायर को हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा सप्लायर जो है वो टेक्निकली सूटेबल है एंड लीस्ट प्राइस में हमें मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? एक्वायर नीडेड सप्लाईज एज इनएक्सपेंसिवली एज पॉसिबल, ऑब्टेन हाई क्वालिटी सप्लाईज। हाई क्वालिटी का हमें सप्लाई चाहिए होता है। एक्वायर नीडेड सप्लाईज एज इनएक्सपेंसिवली एज पॉसिबल, हमें जो है वो सस्ते दाम में वो दे दे सप्लायर। Assure prompt and dependent delivery, distribute the procurement workload to avoid period of idleness and overwork, optimize inventory management through scientific procurement procedure। इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करना थ्रू साइंटिफिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के थ्रू। अब हम लोग ज़्यादातर जो है वो ओपन टेंडर करते हैं। ओपन टेंडर में क्या होता है कि ड्राफ्ट इंक्वायरी भेजी जाती है। कभी कभी क्या होता है कि पब्लिक बिडिंग में होता है। पब्लिक बिडिंग में क्या होता है कि न्यूज़पेपर में टेंडर दिया जाता है। टेंडर में टर्म्स एंड कंडीशन दिए रहते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे हमें जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है उस पर कोटेशन रिसीव किया जाता है। कोटेशन जो है वो सील्ड उसमें लिफाफे में होता है कि वो कोई उसको खोल ना सके। उसके बाद जो है ये टू पैकेट सिस्टम या 2 बिन सिस्टम होता है। इसमें एक टेक्निकल बिड होता है, दूसरा फाइनेंशियल बिड होता है। तो फर्स्ट टेक्निकल बिड इज ओपन एंड शॉर्ट लिस्टेड। तो टेक्निकल बिड में टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं जो कि हमारे नीड्स को मिलना चाहिए। उसके बाद में हमें जो है वो हम उसको शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। देन फाइनेंशियल बिड ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज आर ओपन। उसके बाद टेक्निकल बिड जो सूटेबल पाया जाता है उसमें जो है हम फाइनेंशियल बिड देखते हैं, फाइनेंशियली कौन लीस्ट प्राइस दे रहा है हमें। देन लोएस्ट इज सेलेक्टेड। उसके बाद डिलेड टेंडर्स एंड लेट टेंडर्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो जो लेट टेंडर्स या डिलेड टेंडर्स हो गए उनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता क्योंकि उनको प्राइस पता चल जाता है कि ये प्राइस हो गया है। तो हमें जो अपना टेंडर है उसको जो है प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है उसको जो है वो ओपन नहीं होना देना चाहिए। बट इफ़ इन द केस डिलेड टेंडर्स इफ़ द रेट कोटेड इज़ वेरी लेस देन इट कैन बी एक्सेप्टेड। अगर बहुत कम प्राइस में हमें दे रहा है तो उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। कोटेशंस आर ओपन इन प्रेजेंस ऑफ इंडेंटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंट्स एंड अथराइज्ड पर्सन्स ऑफ पार्टी। तो इसमें जो है कोटेशन में इंडेंटिंग डिपार्टमेंट के लोग प्रेजेंट होने चाहिए और अथराइज्ड पर्सन होने चाहिए। वैलिडिटी ऑफ टेंडर्स इज जनरली 60 डेज।
ओपन टेंडर में क्या होता है, EMD हम ले लेते हैं सप्लायर से, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट सबमिट करवा लेते हैं। उसके बाद 2% ऑफ द टेंडर अमाउंट आर एज डिसाइडेड हैज़ टू बी पेड अलॉन्ग विद ऑल कोटेशन। 2% जो टेंडर का अमाउंट है वो जनरली हम उससे सप्लायर से ले लेते हैं। इन केस ऑफ डिफॉल्ट 1/5 इज विदहेल्ड। Restricted or limited tender from limited suppliers. Lead time is reduced, better quality. Negotiated procurement. Buyer approaches selected potential suppliers and bargain directly. Used in long time supply contracts. Direct procurement में क्या होता है, purchase from single supplier at his quoted price. Prices may be high. Reserved for proprietary item materials or low price, small quantity and emergency purchases. Purchasing में टर्म्स क्या क्या रहते हैं, परचेजिंग टर्म्स, प्रॉपर स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसमें दिया जाना चाहिए। इनवाइट कोटेशन फ्रॉम रेपुटेटेड फर्म्स, रेपुटेटेड फर्म्स को ही कोटेशन जाना चाहिए। कंपेरिजन ऑफ ऑफर्स बेस्ड ऑन बेसिक प्राइस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, टैक्स एंड लिवाई। तो जब भी हम उसमें बनाए तो उसमें हमें देखना चाहिए कि बेसिक प्राइस क्या है, फ्रेट और इंश्योरेंस क्या ले रहा है, फ्रेट कितना ले रहा है, टैक्सेस वो कितने ले रहा है और बाकी चीज़ें क्या क्या पड़ रही हैं। उस बेसिस पे हमें जो है वो कंपेरिजन करना चाहिए। अदर क्वांटिटी एंड पेमेंट डिस्काउंट्स, पेमेंट टर्म्स क्या 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 हैं, डिलीवरी पीरियड क्या है, वेंडर रेपुटेशंस, रिलायबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी, आफ्टर सेल्स सर्विस, सेल्स असिस्टेंस। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर बेटर नेगोशिएशन टर्म्स, सीक ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट। स्टोरेज, स्टोर मस्ट बी ऑफ एडिक्वेट स्पेस। स्टोर जो है वो एडिक्वेट स्पेस में हमें करना चाहिए, मतलब ज़्यादा जगह में करना चाहिए स्टोर। मटेरियल मस्ट बी स्टोर्ड इन द अप्रोप्रिएट प्लेस इन ए करेक्ट वे, ग्रुप वाइज एंड अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड रिट्रीवल। स्टोरेज जो है वो भी मटेरियल मैनेजमेंट का एक पार्ट है। जब मटेरियल हम लेकर आते हैं बाहर सप्लायर से तो उसको हमको कैसे स्टोर करना है, तो उसमें बाकायदा एक स्टोरेज सिस्टम होता है जिसमें कि अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करना चाहिए, आइटम का आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, आइटम्स पर टैग लगाना चाहिए, आइटम्स के टैग्स पर उस पर परचेज ऑर्डर को लिखना चाहिए। उसके बाद उसमें रेड टैग, ग्रीन टैग लगाना चाहिए। जो आइटम एक्सेप्ट हो गए हैं उसको ग्रीन टैग पे रखना चाहिए, जो आइटम एक्सेप्ट नहीं हुए हैं उनको रेड टैग देना चाहिए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। मॉनिटर एक्सपायरी डेट। Follow two bin or double shelf system to avoid stock outs. Reserve bin should contain stock that will cover lead time and small safety stock. Function of inventory control. इन्वेंट्री कंट्रोल के क्या फंक्शन है? इन्वेंट्री कंट्रोल हम कैसे करते हैं? ABC एनालिसिस के थ्रू करते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है कि अनयूज्ड आइटम्स केप्ट इन द स्टॉक्स, तो दैट शुड बी मिनिमाइज टू प्रोवाइड मैक्सिमम सप्लाई सर्विस कंसिस्टेंट विद मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट, टू प्रोवाइड कुशन बिटवीन forecasted and actual demand for a material।
नाउ वी शुड सी हाउ इन्वेंट्री शुड बी मिनिमाइज। तो इसके लिए हमें ABC एनालिसिस करते हैं। ABC एनालिसिस का मतलब क्या होता है? ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो दिस इज बेस्ड ऑन कास्ट क्राइटेरिया। इट हेल्प्स टू एक्सरसाइज सेलेक्टिव कंट्रोल व्हेन कन्फ्रंटेड विद लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स। इट रेशनलाइजेज द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ आइटम्स एंड रिड्यूस द इन्वेंट्री। तो अबाउट 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम 70% ऑफ रिसोर्सेस। तो जो हाईली कॉस्ट आइटम है जो हमारी इंडस्ट्री में लगते हैं वो अबाउट 10% ही होंगे जो कि हाईली कॉस्ट हैं। बट ये हमारे बजट में देखा जाए तो ये इनका वैल्यू जो है वो 70% होता है। बजट मीन्स जो हमारा जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है वो 70% में 10% ही मटेरियल होते हैं। अब इसी हिसाब से हम देखें तो 20% मटेरियल जो है वो 20% रिसोर्सेस को कंज्यूम करते हैं, लेकिन 70% मटेरियल जैसे वाशर्स हो गए, फास्टनर्स हो गए, नट बोल्ट्स हो गए, जो भी फास्टनिंग डिवाइसेस है, ये केवल रिसोर्स का 10% ही कंज्यूम करते हैं। तो यदि हम एक कर्व खींचते हैं तो वो पैरेटो कर्व उसको बोलते हैं कि जो ये 70-21 को फॉलो करता है। तो ए आइटम्स पे हमें क्या करना चाहिए? ए आइटम्स के लिए ए आइटम वो आइटम होते हैं कि स्मॉल इन नंबर बट कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ रिसोर्स को वो कंज्यूम करते हैं। तो ऐसे आइटम्स को परचेज जब हम करें तो उस पर टाइट कंट्रोल हमें करना चाहिए कि अगर वो क्रिटिकल आइटम्स होते हैं, अगर वो आइटम्स वो हम जो है वो हमने उस पर अगर अच्छी पकड़ नहीं बनाई परचेज में, तो वो जो है उससे प्रोजेक्ट हमारा डिले हो सकता है और जो हमारा मार्केट प्राइस है उससे इफ़ेक्ट हो सकता है और हमें लॉस हो सकता है। इसलिए उस पर जो है वो टाइट कंट्रोल हमें रखना चाहिए। रिजिड एस्टीमेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रिक्ट एंड क्लोज वॉच करना चाहिए हमें इन आइटम्स को। लो सेफ्टी स्टॉक में हमें कम रखना चाहिए और दीज शुड बी सुपरवाइज बाय द मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट। चूँकि इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसलिए इनको जो है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा सुपरवाइज या मैनेज किया जाना चाहिए। बी आइटम्स कौन आइटम्स होते हैं? बी आइटम्स ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि मॉडरेट होते हैं, मॉडरेट कंट्रोल होते हैं। परचेज बेस्ड ऑन रिजिड रिक्वायरमेंट्स, रीजनली स्ट्रिक्ट वॉच एंड कंट्रोल, मॉडरेट सेफ्टी स्टॉक, मैनेज बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो इनको हम कहते हैं कि बी आइटम्स। सी आइटम्स कौन कौन से होते हैं? लार्ज इन नंबर्स, ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, बट कंज्यूम लेसर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस, लेकिन लेसर अमाउंट ऑफ रिसोर्स को कंज्यूम करते हैं। ऑर्डिनरी कंट्रोल मेजर्स, परचेज बेस्ड ऑन यूजेज एस्टिमेट्स, हाई सेफ्टी स्टॉक, इनके पास जो है वो सेफ्टी स्टॉक बहुत होता है इनका। ABC एनालिसिस डज नॉट स्ट्रेस ऑन आइटम्स दोज आर लेस कॉस्टली बट मे बी वाइटल। प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, तो जब भी हम किसी इक्विपमेंट को प्रोक्योर करें तो उससे पहले हमें क्या देखना चाहिए? तो वो इसमें मेंशन किया गया है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो लेटेस्ट हो। पुरानी टेक्नोलॉजी को मटेरियल हमें इक्विपमेंट नहीं खरीदना चाहिए, अदरवाइज वो मार्केट में ऑब्सोलीट हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर फैसिलिटी,
उसका मेंटेनेंस की व्यवस्था हो, रिपेयर की व्यवस्था हो, विद मिनिमम डाउन टाइम, पास्ट वारंटी, रिपेयर एट रीजनेबल कास्ट। रीजनेबल कास्ट पे वारंटी हो जाए उसका। अपग्रेडेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि अपग्रेड कर सकें उसको। इक्विपमेंट का मतलब जो लेकर आए उसको हमें अपग्रेड हो जाए वो नियर फ्यूचर में। रेपुटेटेड मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर हो वो रेपुटेटेड मैन्युफैक्चरर हो। ऐसा ना हो कि वो आज हम उनसे लिए और कल वो बंद हो गए। तो हमें उस मटेरियल के बारे में उनसे जो वारंटी है या जो रिपेयर करवाना वो हम नहीं करवा सकते हैं। तो वो जो है वो रेपुटेटेड मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमेबल्स, लो ऑपरेटिंग कास्ट उनकी लो होनी चाहिए। इंस्टॉलेशन जो है वो सप्लायर को करना चाहिए। इन्वेंट्री कंट्रोल, हम देखते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल हम कैसे करते हैं। फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, टू प्रोवाइड मैक्सिमम सप्लाई सर्विस कंसिस्टेंट विद मैक्सिमम इफिशियंसी एंड ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। तो मैक्सिमम सप्लाई सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए मैक्सिमम इफिशियंसी हम बढ़तें और ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट करें। टू प्रोवाइड कुशन बिटवीन फॉरकास्टेड एंड एक्चुअल डिमांड फॉर ए मटेरियल, डिमांड और फॉरकास्ट में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हैविंग द नेसेसरी इक्विपमेंट विद सप्लाईज available at the appropriate time. It means stocking adequate numbers and kind of store so that the materials are available whenever required and wherever required. Scientific inventory control result in optimal balance. परचेज प्रोसीजर क्या है? पहले तो इंक्वायरी भेजते हैं हम लोग। इंक्वायरी किस चीज़ के लिए भेजते हैं? इंक्वायरी में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है, वो रिक्वायरमेंट को हम अपनी इंक्वायरी में रखते हैं। टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं, कितने दिनों में हमें चाहिए ये उसमें बताते हैं। प्राइसेस, उसके अगेंस्ट में हमें कोटेशन मिलता है। कोटेशन में सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। प्राइसेस क्या है, कितने दिनों में हमें देगा, इंस्टॉलेशन कैसे करेगा, इंस्टॉलेशन के टर्म्स कंडीशन क्या है, फिर कहाँ पर मटेरियल भेजेगा उसके वो मेंशन होने चाहिए। फिर कोटेशन के बाद में हमने इंक्वायरी भेज दिया, हमें कोटेशन मिल गया। उसके बाद हम जो है वो जो वेंडर उसमें से लीस्ट प्राइस दे रहा है और अच्छा मतलब टर्म्स कंडीशन उसका है, उसको हम जो है वो उसको ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम परचेज ऑर्डर बनाते हैं। परचेज ऑर्डर बनाने के बाद में इंस्पेक्शन किया जाता है मटेरियल का। मटेरियल इंस्पेक्शन करने के बाद फाउंड होके देन वी यूज इन आवर डिपार्टमेंट्स। अगर हम उसको ओके नहीं प्राप्त करते हैं तो वो हम उसको वापस फिर से सप्लायर को भेज देते हैं। गेट कोटेशन फ्रॉम द वेंडर, बायर गेट कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स, ही टैबुलेट द कोटेशंस एंड फाइंड्स द लोएस्ट कोटिंग वेंडर्स suitable according to the buyer's estimated cost. Study and compare the quotation with our estimated cost. The buyer select the vendors. From these vendors, the lowest quoting member is chosen. Negotiate the quoting to fix the price. अब हमारे पास अगर जैसे हमने जो है लीस्ट प्राइस वाला
सप्लायर प्राप्त कर लिया तो उसके बाद हम उससे निगोशिएट भी करते हैं प्राइस के लिए कि और वो कम कर दे। द बायर निगोशिएट्स विद द वेंडर टू एग्री अपॉन ए सर्टेन अमाउंट तक हमें निगोशिएट करना चाहिए। बोथ द बायर एंड वेंडर कंक्लूड with a fixed negotiated price, hence the order is placed to the right vendor. फिर मटेरियल के लिए फॉलो अप विद द वेंडर, इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द लाइफ ऑफ ए बायर, हाईली undervalued and seen as unpleasant. Buyer has to have good skills to follow up. Rarely vendor supplies materials as promises and as what is discussed and agreed among two parties. फिर जब मटेरियल आ जाता है तो मटेरियल सबसे पहले जो है वो स्टोर डिपार्टमेंट में जाता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट जो है उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में मटेरियल को GR नंबर बनाता है, गुड रिसिप्ट नंबर। गुड रिसिप्ट नंबर आ जाता है तो वो ऑनलाइन विजिबल हो जाता है पूरे डिपार्टमेंट में, 8 डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद में वो मटेरियल जो है वो इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को दे देता है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट कभी कभी क्या करता है कि जो बिफोर सप्लाई मटेरियल से या आफ्टर सप्लाई मटेरियल से उसके बेसिस पे वो कैटेगराइज करता है। यह मटेरियल जो है वो हाईली कॉस्ट का है और काफ़ी हैवी है, जो कि कई बार लाए ले जाए नहीं जा सकता है, तो वो हम उसको जो है वो सप्लायर के साइट पर जाके उसको प्री इंस्पेक्शन करते हैं। प्री इंस्पेक्शन करने के बाद में मटेरियल अगर फाउंड ओके देन वी टेक ए इंस्पेक्शन डेटा शीट फ्रॉम द सप्लायर, और उसके बाद में यही डेटा शीट जो है हम अपने पास रख लेते हैं। और यदि मटेरियल हल्का है और उसके बाद में वैल्यूएबल है तो वो जो है बाद में जब वो सप्लायर सप्लाई करता है तब उस समय हम जो है वो रिसीव करते हैं और उस समय जो है वो इंस्पेक्ट करते हैं। इंस्पेक्ट करने पर यदि हम मटेरियल को फाउंड ओके, यदि हम मटेरियल ओके प्राप्त करते हैं तो उसके बाद सप्लायर जो है वो उसको वापस स्टोर डिपार्टमेंट में दे देता है और आगे जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसका जो है वो पेमेंट की एज़ पर परचेज ऑर्डर व्यवस्था करता है। और वो भी जो परचेज ऑर्डर में हमारे क्या मेंशन था उस बेसिस पर वो पेमेंट कर देता है सप्लायर को। तो इंस्पेक्शन लीड टू मेक श्योर नो डैमेज is occurred while transporting and it must be as per the booking of the buyer. Inspection is mainly done by the purchase department professionals. तो इसके बाद क्या करता है स्टोर डिपार्टमेंट? स्टोर क्रेडिट द मटेरियल आफ्टर इंस्पेक्टिंग done by the buyer. The buyer stores the goods in the warehouse. Payments are made on cash or credit basis. तो वापस फिर से जो है वो ये हर जगह व्यवस्था बनाई जाती है कि इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट भी अपने रिकॉर्ड में चीज़ रखता है कि हमने मटेरियल को फाउंड ओके कर दिया है, और जो मटेरियल को ओके करता है उसको वापस भेजता है, नहीं तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। तो रिजेक्टेड आइटम के लिए भी व्यवस्था होती है, उसके लिए भी कई सारे पेपर बनाए जाते हैं, पूरा प्रोसेस किया जाता है, कई सारे प्रोसेसेस उसके लिए भी होते हैं, तो वो वापस सप्लायर को दोबारा भेज दिया जाता है। कभी कभी हम जो है मॉडिफिकेशन के लिए भी सप्लायर को भेजते हैं कि मान लीजिए मटेरियल हम रिजेक्ट ना करें, लेकिन सप्लायर को बुलाकर अपने यहाँ पर साइट पर या कंपनी में बुलाकर उसको हम जो है मॉडिफाई करते हैं। तो ये प्रोसेस भी हम जो है वो उसमें करते हैं। थैंक यू।